हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा चैप्टर है भूगोल एनसीईआरटी क्लास 7 में चैप्टर 9, जो आज हमारा इस क्लास का लास्ट चैप्टर होगा, जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। ठीक है, इसको आगे पढ़ने से पहले हम अपने लास्ट क्लास का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन दिया था, मेनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इसका आंसर है अमेजन। ठीक है, जिन बच्चों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है, आपने बिल्कुल सही दिया है। और ऐसे ही क्लास लेते रहिए, फॉलो करते रहिए। आपको डिलाइट आईएएस इतनी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है जो कि यूपीएससी में डायरेक्ट पूछी जाती है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कोऑपरेट नहीं करते हैं। क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, आप लोगों के लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके सिलेक्शन के लिए डिलाइट आईएएस लगा हुआ है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे की क्लास। तो बात करते हैं रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान में जीवन से पहले हम बात करते हैं रेगिस्तान की। तो आप सभी के दिमाग में रेगिस्तान सुन के क्या आता होगा? रेतीली जगह जहाँ पे सिर्फ रेती रेत हो। लेकिन यह एक शुष्क प्रदेश भी होता है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च एवं निम्न ताप एवं विरल वनस्पति जो यहाँ की होती हैं वो इसकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे कि अमेजन और भूमध्य रेखीय में भारत में या फिर कहाँ कहाँ कैसी वनस्पति है और वहाँ के लोग कैसे। तो हमें वहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु सब देखने को मिले थे और वहाँ पे घास के मैदान फसलें सब थी। लेकिन ऐसा स्थान जहाँ पर किसी भी कोई जल ना हो, फसलें ना हो उगने के लिए, और मतलब वहाँ का जीवन बहुत ही कठिन हो, तो वैसा कुछ ही रेगिस्तान होता है। ठीक है, विश्व में बात करें तो बहुत प्रसिद्ध रेगिस्तान भी हैं, जिसमें से एक प्रसिद्ध है सहारा का रेगिस्तान। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सहारा का रेगिस्तान तो विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप में बड़े भूभाग पर पाया जाने वाला सहारा रेगिस्तान, जो उत्तरी अफ्रीका में है, फैला हुआ है। और यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको भारत का क्षेत्रफल याद है ना, 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर। आप सोचिए कि ये कितने बड़े भूभाग में फैला हुआ है। ऐसे में तो हमारे 2 भारत बन जाएंगे, जितने बड़े भूभाग में ये फैला हुआ है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो और बात करते हैं, ये जो सारा रेगिस्तान है 11 देशों से घिरा हुआ है। यह देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मेरिटोनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ठीक है, और ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा कि सहारा मरुस्थल कितने बड़े भूभाग पर और कौन कौन से देश में ये फैला हुआ है। आजकल क्या हो रहा है कि यूपीएससी ना युग्म पूछने लग गया है ना, सुमेलित पूछने लग गया है कि कौन कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा नहीं है। तो आपको ये सुमेलित में भी दे सकता है कि सहारा रेगिस्तान से मतलब कौन कौन से देशों में सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है, तो वो आपको एक लिस्ट भी दे सकता है जिसमें आपको बताना होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, और आप इन सब चीज़ों को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, पढ़िए अच्छे से, पढ़ के और अपना यूपीएससी क्लियर करें और लबास ना पहुँचें। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं सहारा रेगिस्तान के बारे में। तो ये पूर्णतः माना जाता है पहले भी कि ये पूर्णतः हरा भरा था, क्योंकि यहाँ पे वैज्ञानिकों को मछलियों के कंकाल भी देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे जल होगा तभी तो वहाँ मछली होगी ना, सोचने वाली बात है। ठीक है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करते हैं क्योंकि हमारी समरी प्रोग्राम है, तो हम खास खास बातों पर ही बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ की जो नमी संचय, यहाँ की जो जलवायु है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है और यहाँ जो नमी है वो संचय होने की अपेक्षा, अर्थात यहाँ मतलब संचय अर्थात सोखने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। चूँकि यहाँ का जो तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। आप समझ रहे हैं, हम यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस यह होता है जब हमारे इंडिया में, तो हम कितनी बुरी गर्मी देखते हैं। तो सोचिए वहाँ पर तो 50 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ का क्या हाल होता होगा, है ना। आप गर्मी में अपनी छत पर पानी डाल के देखिए, आपको थोड़ी देर लगेगी, जबकि 40-42 टेम्परेचर है।
और वहाँ पर देखिए 50 डिग्री है तो वहाँ तो तेज़ी से वाष्पित हो जाएगा, ठीक है। तो यही कारण है कि यहाँ की जो भूमि है वो नमी को संचय नहीं कर पाती है, ठीक है। आगे बात करें, जिससे यहाँ के रेत जो है और चट्टानें अत्यधिक गर्म होती हैं और इनके ताप का वितरण चारों तरफ होता है, तो यहाँ पे जो होता है सब कुछ गर्म हो जाता है और रातें यहाँ पर अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, ठीक है। ये हो गई हमारी सहारा रेगिस्तान की जलवायु। बात कर लेते हैं यहाँ की वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, प्राणी जात और वनस्पति क्या क्या हैं। तो सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरिद्वीप पाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मरुद्यान क्या होते हैं, ठीक है। तो मरुद्यान के बारे में हम बात कर लेते हैं। जब रेत को, ठीक है, जब ये हम मरुद्यान की बात कर रहे हैं, जब रेत को पवन उड़ाकर ले जाती है तो वहाँ पर एक गर्त बन जाती है। गर्त अर्थात एक गड्ढा बन जाता है, जिस गड्ढे में जो भूमि का जल होता है वो सतह पर आ जाता है और वहाँ पर मरु उद्यान बन जाते हैं। और ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ होते हैं और लोग इनके आसपास ही निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। बात करें मरुद्यान के बारे में कुछ और, तो कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान एक ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो समझ में आ गया मरुद्यान के बारे में। चलिए हम वापस से अपनी प्राणी जात और वनस्पति पे आ जाते हैं। वनस्पति हमने देख ली कि यहाँ पे कैक्टस, खजूर, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। बात करें प्राणी जात की तो ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप इत्यादि यहाँ पर विभिन्न जातियाँ पाई जाती हैं और छिपकली यहाँ के प्रमुख जीव जंतु ये सब हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ के लोगों के बारे में कि यहाँ के लोग रहते कैसे हैं। तो सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु है। हम सभी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं 50 डिग्री सेल्सियस में कितना कष्टकारी होगा रहना। और जहाँ पर वनस्पति नहीं है, जल उपलब्ध नहीं है, और जल है भी तो बहुत मुश्किलों से मिल रहा है, तो अब हम सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इतनी कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के जो लोग यहाँ निवास करते हैं उनके कुछ भिन्न भिन्न क्रियाकलाप भी हैं। बात करूँ दो जातियों की जो यहाँ पर रहती हैं, जिनका नाम है बेदुइन एवं तुआरेग भी यहाँ पर रहते हैं। ये दो जनजाति है, ये आप ध्यान रखिएगा। यूपीएससी बहुत फोकस कर रही है जनजातियों पे, हर साल एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछती है। तो आप इस चीज़ पे ये दो जातियों को देखिए कि ये कहाँ पे पाई जाती हैं, सहारा रेगिस्तान में ये पाई जाती हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इन लोगों के बारे में। आगे बात करते हैं चलवासी जनजाति वाले यहाँ के लोग बकरी, भेड़ एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। हम सभी को पता है कि ये बकरी भेड़ से दूध मिलता है और इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल, चमड़ा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ के लोग भी करते हैं। और पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने में किया जाता है। और यहाँ पर क्योंकि रेत भरा पूरा रेगिस्तान है तो यहाँ पे धूल भरी आंधियाँ चलती रहती हैं और गर्म वायु से बचने के लिए यहाँ के लोग क्या करते हैं, भारी वस्त्र पहनते हैं। जैसा कि आपको तस्वीर में दिख रहा है कि इन्होंने अपना मुंह कैसे कवर किया हुआ है, बिल्कुल तो इसी प्रकार से ये है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सहारा में जो मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी के लोग हैं वो यहाँ पे निवास करने के लिए क्या करते हैं, जल की उपलब्धता होने से ये लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ पर चावल की खेती भी होती है और यहाँ पर और फसलें जैसे कि गेहूँ, जौ, सेम आदि फसलें भी उगाई जाती हैं। और मिस्र में उगाए जाने वाली कपास जो है, मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण खनिज, चूँकि यहाँ पर तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाली है, तो इस उत्पाद का अल्जीरिया, मिस्र एवं लीबिया में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन भी हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर और भी खनिज की बात करें तो लोहा, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम आदि यहाँ पर पाए जाते हैं, जिस कारण लोग यहाँ पे व्यापार भी कर रहे हैं, देश विदेश यहाँ से व्यापार कर रहे हैं और यहाँ पर परिवर्तन भी आ रहा है, ठीक है।
चलिए बात कर लेते हैं सहारा रेगिस्तान की, सहारा की संस्कृति के बारे में। संस्कृति जीवन शैली कैसी है? तो सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन, ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग भी बन गए हैं। ये सब किस वजह से पॉसिबल हुआ है? यहाँ पर देश विदेश व्यापार कर रहा है, तो आपसे यदि कोई व्यापार करेगा तो आप अमीर होंगे, और जब आपके पास इकोनॉमी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपके पास पैसा होगा, तो परिवर्तन और विकास तो होना संभव है ही। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे ठंडा रेगिस्तान की। गर्म रेगिस्तान तो सबने देखा है, सब सुनते हैं, लेकिन बात करते हैं ठंडे रेगिस्तान की। तो ठंडा रेगिस्तान क्या होता है? जैसे हमारा लद्दाख हो गया। लद्दाख के बारे में बात करें, ये शब्द कैसे है, इसका अर्थ क्या है? लद्दाख दो शब्दों से बना है, ला जिसका अर्थ है पर्वतीय दर्रा, और दाख अर्थात देश। ठीक है, पर जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में कराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी इंडिया की ही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ भी बहती हैं, और नदियाँ बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है, और ये नदियाँ गहरी घाटियाँ एवं महाखड्ड जैसे गॉर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अमीर अनेक जो हिमानियाँ हैं, जिनमें जो फेमस हिमानी है उसका नाम है ग्रेंगी हिमानी। तो ये आप याद रखिएगा, शायद आपने भी सुना हो या पहले नहीं सुना हो, तो आप ये सब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लद्दाख की ऊंचाई की बात करें तो लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है, और यहाँ की इस ऊंचाई पर जो वायु की परत है वो बहुत पतली होती है, जिससे सूर्य की जो गर्मी है वो अत्यधिक तीव्र यहाँ पर महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, एवं रात का तापमान 0 से -30 डिग्री चला जाता है। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक यहाँ पे द्रास एक स्थान है जो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ठंड है, -30 डिग्री सेल्सियस चला जाता है रात में यहाँ का तापमान। समझ रहे हैं आप? और शीत ऋतु में यह बर्फीला और ठंडा हो जाता है, और यहाँ का तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री बना ही रहता है, इससे नीचे भी चला जाता है, इतना तो बना ही रहता है सर्दियों में। तो यहाँ का जीवन भी कुछ आसान नहीं है। जैसा गर्म रेगिस्तान है वहाँ का कष्टकारी है, वैसे ही ठंडे रेगिस्तान का भी बहुत ही कष्टकारी जीवन है। बात कर लेते हैं यहाँ की वनस्पतियों के बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ की वनस्पति प्राणी जात के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में शरपत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ठीक है, पॉपुलर की उपवन, ठीक है, आप सभी ने सुना होगा पॉपुलर के पेड़ भी होते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ सेब, खुमानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। ठीक है, आगे बात करें, लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां भी नजर आती हैं, जिनमें रोबिन, ये रेडी स्टार्ट नहीं है, ये आपका 1 मिनट रुकिएगा, ये रेड स्टार्ट है। ठीक है, इसमें रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हूप जैसे यहाँ पर सामान्य पक्षी हैं, और इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। बात करें लद्दाख के पशुओं में तो जंगली बकरी, जंगली भेड़िया एवं विशेष प्रकार के कुत्ते भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पे दूध की बात करें तो ये जो याक है, यहाँ पर याक को दूध के लिए पाला जाता है, और उसके दूध का उपयोग पनीर, मक्खन आदि सभी चीज़ के लिए किया जाता है। और भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने में किया जाता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ के लोगों के बारे में। तो यहाँ पर अधिकांश जो हैं वो मुसलमान धर्म एवं बौद्ध धर्म के लोग मिलते हैं, और यहाँ पर कुछ लद्दाख में अनेक बौद्ध मठ भी हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे गोप में स्थित है,
जैसे हेमिस, थिक्से, शे एवं लामा यूरो। ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ पे बौद्ध मठ देखने को मिलते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए हेमिस बौद्ध मठ कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए लद्दाख में स्थित है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, खाने की चीज़ों की बात करें तो जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। और शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को यहाँ पर व्यस्त रखते हैं और जो इनके उत्सव हैं वही पर्यटकों का आकर्षण बनते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। तो राष्ट्रीय राजमार्ग एक यहाँ का जो है वो जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से इसको जोड़ता है। ठीक है, लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ के कुछ मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन की, जो देश विदेश से अनेक पर्यटक आते हैं वो गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों एवं हिमनदों की सैर करते हैं, यहाँ के उत्सवों और अनुष्ठानों को यहाँ देखने के लिए आते हैं। आधुनिकीकरण के बाद यहाँ का जो जनजीवन है उसमें भी परिवर्तन आ गया है, जैसे कि सहारा रेगिस्तान के लोगों में आया है, तो यहाँ पे भी परिवर्तन आया है। लेकिन जो लद्दाख के लोग हैं, लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है और जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, जब आपके पास बहुत ही कह सकते हैं आपके पास बहुत ही कम क्वांटिटी में कुछ चीज़ें होंगी, तो आप उनका उपयोग जो है वो बहुत ही सोच समझ के करेंगे। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप उनको भी खर्च बहुत सोच समझ के करेंगे। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़े से हम राजमार्गों की और भी बात कर लेते हैं। जैसे कि मनाली लेह राजमार्ग है जो 4 दर्रों से गुजरता है। कुछ दर्रों की बात करें तो यहाँ पर रोहतांग दर्रा, रोहतांग ला दर्रा, बारा लाचा दर्रा, लुन गालाचा ला एवं टंगलंग, ये कुछ दर्रे हैं जो ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलते हैं और यही एक दूसरे के लिए परिवहन का कार्य करते हैं। आगे बात करें, लद्दाख को खापा चांद भी कहते हैं जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। ये कुछ यहाँ के पहनना ओढ़ना है, ये कुछ संस्कृति है और ये यहाँ के बौद्ध मठ हैं। आगे थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं। तो चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्तप्राय जीव है। इसका शिकार सातूस नामक इसके ऊन के लिए होता है जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। बात करें शरपत, जो पेड़ की बात करी है हमने, तो शरपत क्रिकेट का सबसे अच्छा जो बल्ला बनता है वो शरपत के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। तो कुछ ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करी है। ठीक है, ये आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा यहाँ पे आपका लद्दाख। ठीक है, तो आप इस क्लास को दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं यदि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई है। वैसे मैंने बहुत कोशिश की है आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की। आज का हमारा क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें जहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF भी आसानी से मिल जाएगी और डेली क्विज भी आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगी। और प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, डिलाइट IAS बहुत बहुत मेहनत कर रहा है आपके लिए कि आप जल्दी से जल्दी अपना लक्ष्य हासिल करें और लबासना पहुँचे। ठीक है, थैंक यू।